हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। आज हम लोग संपूर्ण विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि हमारे आने वाले यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 17 मार्च को होने वाला है। ठीक है, अगर आरो एरो टला तो उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, मतलब पढ़ाया जो मैंने लिया है, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही लिया गया है और पीवाईक्यूज भी ऐड कर दिया, जिससे आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग ग्लोब समझ लेते हैं कि ये देखिए, ये हमारा ग्लोब है। इस ग्लोब में इतना तो हाँ, देखिए ये ग्लोब है। ग्लोब में ऊपर का जो हिस्सा है ये क्या है, नॉर्थ पोल है। 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है। अगर हम नीचे आएंगे तो ये क्या है, हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अब ये जो ग्लोब है इसको बराबर भागों में जो डिवाइड करता है, हाफ मतलब एक मान लीजिए ये क्या है, बॉल है, इसको हाफ में डिवाइड किया है, तो ये जो हमारा आधा आता है ये क्या है, इक्वेटर है। ठीक है, हमारे ग्लोब को बराबर दो भागों में बांटता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के हम अगर नॉर्थ में जाते हैं कितना, 23.5 अंश अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो वो कितना, वो क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। अब जो इक्वेटर है उसके हम लोग 23.5 अंश अगर साउथ में आते हैं, यानी कि दक्षिण में आते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अगर हम 23.5 अंश, क्या नहीं सॉरी 66.5 अंश हम नीचे आते हैं तो उसको बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। और जो है हम आएंगे इक्वेटर से ही, ज्यादातर इक्वेटर से ही देखेंगे, तो इक्वेटर से 66.5 अंश हम अगर नॉर्थ पे जाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ पोल, और नीचे में हम आएंगे तो ये क्या है, हमारा साउथ पोल है। ठीक है, अब जो हमारी यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें दिख रही हैं। ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं, देखिए ये क्या है, ये सब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग, देखिए हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है हमारा वर्टिकल। ठीक है, तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको लेटीट्यूड बोलेंगे, और जो ये वाली लाइनें हैं इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये बेसिक सा है, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप जैसे बेसिक आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिटेल में दिया हुआ है अक्षांश रेखा, और अक्षांश रेखा को देखिए उत्तरी ध्रुव 90 अंश नॉर्थ में है और 90 डिग्री साउथ में है, दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, आर्कटिक है वृत्त, और कर्क रेखा है भूमध्य रेखा के नॉर्थ में, कर्क रेखा भूमध्य रेखा के क्या है, साउथ में मकर रेखा, अंटार्कटिक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये पूछता है कि कौन कौन से महाद्वीप से होकर जाती है, कौन कौन से देश से होकर जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पूछता है। ठीक है, तो ये मैंने आगे अभी रखा हुआ है, आप लोगों को याद करा दूंगी, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वेटर से ही मतलब जो भूमध्य रेखा है उसी से डिसाइड होता है कि हमारा टेम्परेचर उसके नॉर्थ में जाएंगे कैसा रहेगा। ठीक है, और उसके साउथ में जाएंगे तो कैसा टेम्परेचर रहेगा, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। उष्ण क्षेत्र होता है, तापमान क्षेत्र और शीतोष्ण क्षेत्र। तो ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्किप करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो इसके सेपरेट एक एक वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में है वही हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिटेल में देशांतर के बारे में बता दिया है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसको हम मिड में, यहाँ पे इस ग्लोब को हम लोग क्या करें, हॉरिजॉन्टली हम लोग क्या किया, मिड में डिवाइड कर दिया इसको, आधा मतलब आधे भाग में डिवाइड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा होता है, कितने पे होता है, तो ये 180 डिग्री पे होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यहाँ पे। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा। इसके पश्चिम में हम जाएंगे तो इसको पश्चिमी देशांतर कहेंगे, पूर्व में जाएंगे तो हम पूर्वी देशांतर इसको कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि मध्याह्न जो रेखा है जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहां ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि ब्रिटिश रॉयल वेधशाला कहाँ स्थित है, तो मध्याह्न रेखा जो ग्रीनविच से होकर गुजरती वहीं पे ब्रिटिश रॉयल वेधशाला उपस्थित है। इस मध्याह्न रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है, किसको, जो ग्रीनविच से होकर गुजरती है इसको प्रधान मध्याह्न रेखा माना जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और इसमें हम 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर भी इसे हम गिनते हैं।
तो 0 डिग्री यहाँ पे देखिए 0 डिग्री पे है और 180 डिग्री हम क्या करेंगे, पूर्व पश्चिम की ओर गिनेंगे और 180 डिग्री हम पूर्व की ओर गिनेंगे। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा और 180 डिग्री मध्याह्न रेखा बीच मतलब रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है कि जो पूछता है इसमें कि जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वो देखिए यहाँ पे है 180 मध्याह्न रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन दे देता है कि कौन सी प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपको दे देगा 0 डिग्री दे देगा, 15 डिग्री, 90 डिग्री दे देगा, 365 डिग्री दे देगा, तो आपको बताना 360 डिग्री सॉरी दे देगा, आपको बताना होगा तो 180 डिग्री जो है वो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देशांतर और समय का पूरा बताया गया है, कैसे कैसे देशांतर की वजह से समय पे प्रभाव पड़ता है, ये भी इतना डिटेल में मतलब आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए पीवाईक्यू से पढ़ते हैं हम लोग, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये समय मानक समय रेखा क्यों है, तो ये समझने के लिए अभी हम लोग के पास टाइम कम है, तो हम लोग एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए ये नेक्स्ट टॉपिक जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। जैसा कि हमने बताया अभी ऊपर के साइड में कि कर्क रेखा कहाँ स्थित है, मकर रेखा कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा। तो ये समझाने का जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि इक्वेटर क्या है, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है, और उसके नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसके साउथ में जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड आप लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश वेधशाला भी स्थित है, तो ये भी आप लोग साथ साथ याद करते चलिए। अब यहाँ पे मैप में भी दिखाया गया है, देखिए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि जो भूमध्य रेखा पर स्थित देश, ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। भूमध्य रेखा पर स्थित देश, तो देखिए कौन कौन से देश भूमध्य रेखा पर स्थित है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर पे कौन कौन से देश स्थित है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, साओ टोमे और प्रिंसिप है, कांगो गणराज्य है, युगांडा है, सोमालिया, इंडोनेशिया, इक्वेडोर, ब्राजील, गैबोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और क्या है हमारा केन्या, मालदीव, किरिबिती और यहाँ पे कोलंबिया। ये है इतने देश हैं जो कि हमारे भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पे स्थित देश है। अब यहाँ पे कर्क रेखा के बारे में बता दिया है कि क्या क्या किस डिग्री पे कर्क रेखा है, तो भूमध्य रेखा के 23.5 अंश नॉर्थ में हम जाएंगे तो वो क्या होगा, हमारा कर्क रेखा होगा। यही सब यहाँ पे बताया गया है, इस पे हम देख लेते हैं। अब देखिए जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत को भी दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, भारत का भी देख लेते हैं थोड़ा कि जो कर्क रेखा है वो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि बीचों बीच से होकर के गुजर रही है। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य से होकर के गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला राज्य क्या है, गुजरात है, दूसरा क्या है, राजस्थान है, और तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, और पांचवा झारखंड है, छठा क्या है हमारा, झारखंड के बाद आएगा हमारा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हम आएंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम आएगा। ठीक है, तो ये है, इसको अगर ट्रिक से याद कीजिए तो मित्र पर गमछा, सॉरी, ठीक है, ये झा है, मित्र पर गमछा झा। तो यहाँ पे मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्र से त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है मित्र पर गमछा झार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा से गुजरते हैं। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे कर्क रेखा के नजदीकी शहर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो कर्क रेखा के नजदीकी शहर अगर आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो गरबा से याद कर लीजिए। ठीक है, तो गरबा, जी फॉर क्या होगा, गांधीनगर होगा, यू से उज्जैन हो जाएगा, आर से रांची हो जाएगा, बी से क्या हो जाएगा हमारा, भोपाल हो जाएगा, और ए से अगरतला हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है नजदीकी शहर। तो देखिए कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर अगर पूछेगा तो गांधीनगर लगाना है। ठीक है,
फिर उसके बाद उज्जैन है। एकमात्र यहाँ पे देखिए कर्क रेखा में स्थित एकमात्र जो राजधानी है वो रांची है, झारखंड की राजधानी है रांची, ये एकमात्र राजधानी है, ठीक है। और अन्य राजधानियां इसके नजदीक से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पे है जो गर्भा है, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो जी है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कर्क रेखा के नजदीकी शहर। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीकी शहर कौन सा है? गांधीनगर है, ठीक है। और रांची जो है राजधानी, सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है? रांची, जो कि कर्क रेखा के नजदीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड में कर्क रेखा किस किस देश से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पे देखा दिया हुआ है, देखिए ये मैप में भी दिया हुआ है कर्क रेखा कहाँ पे है। देखिए भूमध्य रेखा के 23.5 अंश नॉर्थ में है। तो यहाँ पे देखिए 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है। मैक्सिको है, बहामास है, वेस्टर्न सहारा है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे फिलीपींस सी के पास से जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आप ट्रिक ले लीजिए, इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। देखिए जो जो कटा है उसका कोई मतलब नहीं है। यूएई की नाली में गिरने से मिस ओबामा बच गई, बच को ब को यहाँ पे भ बना लेना आप लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यूएई, यूएई से क्या हो गया, यूएई हो गया। की यहाँ पे काट दीजिएगा, न से नाइजीरिया, ली से लीबिया हो जाएगा, में गिरने ये भी काट दीजिएगा, मी से मिस्र हो जाएगा, स से सऊदी अरब हो जाएगा, ओबामा, ओबामा से क्या हो जाएगा, देखिए ओबामा से यहाँ पे आइए तो ओ से ओमान हो जाएगा, ब से बहामास हो जाएगा, म से म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। और ब से भ कर लीजिए भारत, यहाँ पे च से चाइना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको ये ग से गैबॉन हो जाएगा। तो इसको बार बार लिख करके इसके सामने, जैसे यूएई के सामने यूएई लिख लीजिए, न के सामने नाइजीरिया, ली के सामने लीबिया, तो ये याद हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे भी देखिए दिया है यूएई, मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मॉरिशियाना, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यही है। यूएई को 2 बार लिख दिया गया है। तो देखिए ओमान और भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। तो ठीक है, ये कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले जो देश हैं उनका नाम दिया गया है। अब हम देख लेते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। तो मकर रेखा पर स्थित देश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मकर रेखा कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के 23.5 अंश साउथ में स्थित है, यानी कि यहाँ पे देखिए 23.5 अंश हमारा दक्षिण में मकर रेखा स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, साउथ अमेरिका। एक देखिए क्या तरीका होता है, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज भी बहुत लोग याद करते हैं, तो उसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है पूरा देश, तो एक जैसे कॉन्टिनेंट वाइज याद कीजिए कि हाँ साउथ अमेरिका का 3 देश है, ब्राजील है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और चिली है, मतलब 4 है, ठीक है। और आप फिर उसके बाद अफ्रीका में आ जाइए, तो यहाँ पे बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, नहीं सॉरी, फिर यहाँ पे आ जाएगा मोजाम्बिक। तो ये 4 है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, फिर मेडागास्कर आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। तो ये ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। और अगर ट्रिक बनाना है तो ट्रिक बना लीजिए, बार बार मैप में देखेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मोजाम्बिक, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, चिली, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील और पराग्वे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप लोग याद कर लीजिए, मैम वीएस की वीएन मापती हैं। तो मैम, मैं से क्या हो जाएगा, म से मोजाम्बिक हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैम का यहाँ पे इंग्लिश में देखिए मैम, MAM है। ए से फॉर क्या होगा, अर्जेंटीना, म फॉर मेडागास्कर होगा, कै सी फॉर क्या हो जाएगा, चिली हो जाएगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वी, देखो यहाँ पे वीएस की वीएन, तो मैम कैप लगाकर वीएस की वीएन मापती हैं। वीएस, अब लिखा वीएस से याद कीजिए बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, वीएन से याद कर लीजिए आप लोग, वी से एक बार ब्राजील और क्या है ना, यहाँ पे नामीबिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो कैप है, पी फॉर कैप है, पराग्वे है। इसको लिख करके याद कीजिएगा, बहुत जल्दी याद हो जाता है। जैसे म लिखिए, मैम लिखिए, देखिए यहाँ पे ऐसे म लिखिए, अब मतलब एम लिखिए, फिर उसके बाद मोजाम्बिक लिख लीजिए, फिर ए लिखिए, अर्जेंटीना लिखिए, फिर यहाँ पे में मेडागास्कर, सी फॉर चिली लिख लीजिए, ठीक है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, पी फॉर पराग्वे लिख लीजिए, वीएस वी बोत्सवाना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका हो जाएगा, वीएन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वी क्या है बोत्सवाना के बाद ब्राजील आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन फॉर नामीबिया, ठीक है। तो ये चीज है, ट्रिक बना के याद कीजिए, याद हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है मैच करने के लिए, एग्जाम में आ जाता है प्रीलिम्स में, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर के इस टाइम पढ़ाऊंगी। तो देखिए विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, ये याद कर लीजिए एकदम, इससे क्वेश्चन आता है, मैच करने को आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दे देगा, एक 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो जैसे आपको दे देगा ज्वालामुखी दे देगा और पूछेगा कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है कि शांत है कि प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो आपको पता रहना चाहिए। और दे देगा एक ज्वालामुखी दे देगा और देश का नाम दे देगा, 3-4 दे देगा ऑप्शन में, आपको मैच करना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे वही चीज दिया गया है, मैंने सारा देखिए ऐड कर दिया है। पहला क्या है, माउंट कोटोपैक्सी, ये देखिए सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी कैसा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे स्थित है, किस देश में, इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका में इक्वेडोर में स्थित है। फिर माउंट एटना, एटना साउंड से भी याद कर सकते हैं, इटली में स्थित है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ये सक्रिय ज्वालामुखी है, इटली में स्थित है। और माउंट विशुवियस ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी इटली में स्थित है। और देमवंत शांत ज्वालामुखी है, देमवंत ईरान में है। कोह सुल्तान ये भी ईरान में है। कोह सुल्तान, सुल्तान कहाँ पाए जाएंगे, ईरान में, ऐसे याद कर लीजिए। शांत ज्वालामुखी है ईरान में। देखिए 2 ज्वालामुखी ईरान के हैं, साथ साथ ऐसे भी याद कर सकते हैं कि एक देश के जो ज्वालामुखी है 2-3, उसको एक साथ लिखिए, वो भी तरीका सही है याद करने का, उससे जल्दी याद हो जाता है। तो देखिए देमवंत और कोह सुल्तान, देमवंत कोह सुल्तान ये दोनों ईरान के ज्वालामुखी हैं और दोनों ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग फ्यूजियामा। देखिए फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये जापान में है। ज फॉर देखो फ्यूजी, यहाँ पे क्या है, ज साउंड आ रहा है तो जापान में। ऐसे कुछ कुछ आप लोग को ट्रिक बना के याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में गोले भरने से मतलब जितने गोले आप भर जाएंगे उतना ही आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी दिया हुआ है देश, मतलब और आगे का है उसमें। तो देखिए मोनोलोआ कहाँ पे, प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये हवाई द्वीप पे स्थित है। किलिमंजारो ये हवाई द्वीप है किसका, तो ये यूएसए का इस पे अधिकार है, मतलब ये यूएसए का हवाई द्वीप है। ठीक है, किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी है, ये तंजानिया में स्थित है। तंजानिया ये साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सॉरी ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें है देश तंजानिया। किलिमंजारो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। शांत ज्वालामुखी है। कटमई अलास्का, अलास्का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का है देश, अलास्का में स्थित है। और बुर्ज कहाँ पे स्थित है, ये जॉर्जिया में है। रेनियर कहाँ पे स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। चिम्बारेजी, चिम्बारेजी या चिम्बरा जो बोलते हैं, इक्वेडोर में स्थित है। पोप शांत, माउंट पोप है, शांत ज्वालामुखी है, ये म्यांमार में स्थित है। और माउंट ताल ये कहाँ पे स्थित है, ये है हमारा फिलीपींस में स्थित है। वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। किनाबालू मलेशिया में है, अलबुर्ज ईरान में, कोलिमा मैक्सिको में, रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट ताल फिलीपींस में, विशुवियस इटली में, कोडोपैक्सी इक्वेडोर में, पोपो कैटेपिटल ये मैक्सिको में, माउंट कैमरून में स्थित है। ठीक है, कुछ कुछ ट्रिक बना के भी आप याद कर सकते हैं। सबनकाया पेरू में स्थित है, माउंट एटना इटली में स्थित है, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, पेरिकोटीन मैक्सिको में, माउंट येरिबस अंटार्कटिका में, किलायू हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, और मोनालोआ हवाई द्वीप पे स्थित है। और यहाँ पे है क्रेकाटो, ये इंडोनेशिया, चिम्बराजो इक्वेडोर में स्थित है। ठीक है, तो ऐसे है कुछ, ऐसे अभी तो सब मिक्स हो जाता है, तो कुछ कुछ ट्रिक बना लीजिए। जैसे अगर फिलीपींस का आप ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप तापो मिया से बना सकते हैं। ठीक है, तौफाल क्या हो जाएगा, माउंट ताल हो जाएगा। ये क्या है, किसके ज्वालामुखी हैं, फिलीपींस के हैं। ये पहले तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ये फिलीपींस के हैं। ठीक है, अब देखिए तौ से माउंट ताल हो जाएगा, प से पेरिकुटीन हो जाएगा, और मी से माउंट मेयॉन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तापो मियान यानी कि ताल, और यहाँ पे पेरिकुटीन और मियान, ये तीनों के यहाँ कहाँ के हैं, फिलीपींस के ज्वालामुखी हैं। तो ऐसे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कुछ कुछ ट्रिक बना के आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए इससे हम लोग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4, जिससे हम लोग को पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है, तो कौन सा मूल स्थल रूप है, तो ज्वालामुखी शंकु जो है वो एक मूल स्थल रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो जलवाष्प सबसे अधिक निकलता है, यानी कि H2O। ठीक है, जलवाष्प सबसे अधिक निकलता है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में स्थित है। माउंट कोटोपैक्सी ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, माउंट जो लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं, तो उसको प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते, कहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्टिक सागर पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे है मोनालोआ उदाहरण है, तो मोनालोआ किसका उदाहरण है, किस ज्वालामुखी का, मतलब किस टाइप की ज्वालामुखी, सक्रिय का, कि शांत का, कि प्रसुप्त का, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। देखिए ऐसा टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है यहाँ पे, तो देखिए कोडोपैक्सी सक्रिय है, एटना इटली में है, ये भी है, कोडोपैक्सी इक्वेडोर में है, फ्यूजियामा जापान में है, ये तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक और है, देख लेते हैं, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, तो कहाँ पे मतलब है, तो ये किलायू, माउंट किलायू सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विश्व में पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। विश्व में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ मैप में भी दिखाया गया है, मैप से ही देख करके हम लोग याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। देखिए कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम पर्वत श्रृंखला देखते हैं तो ये क्या है, हमारा नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकीज है पर्वत श्रेणी, कैस्केड रेंज है और एप्लेशियन रेंज है। ये क्या है, हमारे नॉर्थ अमेरिका के क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, रॉकीज, कैस्केड और एप्लेशियन। ठीक है, अब हम आते हैं एंडीज पर्वत श्रेणी। ये क्या है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रेणी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये एंडीज पर्वत श्रेणी है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अफ्रीका में आते हैं तो एटलस है, और क्या है हमारा इथोपियन है, इथोपियन हाईलैंड या पर्वत श्रेणी, और ड्रैकन्सबर्ग, ये तीनों क्या है, अफ्रीका के हमारे पर्वत श्रेणी है। फिर आते हैं यूरोप में, तो एल्प्स पर्वत यूरोप में है। ठीक है, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया को क्या करता है, डिवाइड करता, अलग करता है यूरोप और एशिया को, तो इसको यूराल पर्वत लग दिया गया है नाम। ठीक है, अल्ताई हमारा कहाँ पे, एशिया में है। ठीक है, ताइसेन और पामीर, ये ताइसेन कहाँ पे है, चाइना में है, मतलब कि एशिया में है। अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखें, पामीर है एशिया में। ठीक है, कुल्लू श्रेणी भी एशिया में है, हिमालयन श्रेणी भी है। ठीक है, अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, डायरेक्शन सीधे सीधे पूछ लेता है कि ग्रेट डिवाइड जो डिवाइडिंग रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया की किस तरफ है, पूर्वी तरफ है कि पश्चिमी तरफ है कि उत्तरी की दक्षिणी, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या इसको ऑस्ट्रेलियन एल्प्स भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे देखिए डिटेल में मैप में दिखाया गया है पूरा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देखिए रॉकी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, रॉकी पर्वत श्रेणी है, और क्या है हमारा यहाँ पे एप्लेशियन है। फिर आता है हमारा एंडीज पर्वत श्रेणी, एटलस है, इथोपियन है, वही चीज है जो वहां पे बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कॉन्टिनेंट वाइज दे दिया है कि किस कॉन्टिनेंट में सबसे जो बड़ी पर्वत श्रेणी है वो है। तो देखिए अगर हम नॉर्थ अमेरिका में देखें, इस कॉन्टिनेंट पे अगर हम देखते हैं तो जो अलास्का रेंज है, देखिए यहाँ पे अलास्का रेंज है, रॉकी माउंटेन है और एल्पेशियन है। ठीक है, और एटलस माउंटेन है। ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। सॉरी, एटलस नॉर्थ अमेरिका में नहीं, एटलस जो है ये हमारा आएगा साउथ, सॉरी अफ्रीका में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी अफ्रीका में आएगा। और एल्प्स जो है ये यूरोप में आएगा। यूराल कहाँ पे आएगा, ये एशिया में आएगा। हिंदू कुश इंडिया में है, मतलब एशिया में है। कुल्लू श्रेणी इंडिया यानी कि एशिया कॉन्टिनेंट में है। अब देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, तो ड्रैकन्सबर्ग कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में है। और एंडीज माउंटेन जो है वो कहाँ पे है हमारा, ये देखिए पूरा एंडीज पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट दे दिया गया है, पर्वत श्रेणी स्थान और सर्वोच्च ऊंची चोटी। तो इसमें से कुछ ही पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे देखिए यूराल कहाँ पे स्थित है, तो यूराल पर्वत जो है वो रूस में स्थित है। माउंट गोरानार्ड मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। इसमें बस ये कि रॉकी याद कर लीजिए, माउंट एल्बर्ट इसकी ऊंची चोटी है, ये इंपॉर्टेंट है। रॉकी पर्वत इसकी ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट स्थित है। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट है वही वही हम लोग पढ़ेंगे। एटलस याद कर लीजिए, एटलस इसकी ऊंची चोटी माउंट जेबल टेक्काल है। ठीक है, ये चीज याद कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट एनाईमुडी इसकी सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अब देखिए एल्बुर्ज कहाँ पे स्थित है, ये ईरान में स्थित है। और यहाँ पे देख लीजिए सियरा माद्रे यहाँ मैक्सिको में स्थित है। कभी कभी लोकेशन पूछ लेता है, इससे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। पर्वत श्रेणी और पर्वत के प्रकार दिया है, तो आल्प्स पर्वत किस प्रकार का है, तो वलित प्रकार है। और वासेज ब्रंसोत प्रकार है। विंध्य पर्वत अवशिष्ट है। और फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो ये फ्यूजियामा तो हम लोगों ने ज्वालामुखी में पढ़ा, जापान में है। ये सक्रिय ज्वालामुखी तो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग विश्व के मरुस्थल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है विश्व के मरुस्थल। इसमें हम लोग देख लेते हैं, पहले सबसे पहले हम लोग मैप से समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज अलग अलग देखेंगे। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका दिया है। नॉर्थ अमेरिका में हमारे जो विश्व के मरुस्थल हैं, उसमें नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो देखिए ग्रेट बेसिन है। ठीक है, और माजोव है, सोनोरन है, चिहू आहुआन है, और उसके बाद कोलोराडो प्लेट्यू। तो ये क्या है, ये देखिए ये सब सारे क्या है, घास के मैदान है। ठीक है, मरुस्थल है ये सब सारे। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे
घास के मैदान नहीं, सॉरी, ये सब सारे डेजर्ट हैं, मरुस्थल है, ठीक है। फिर यहाँ पे अटकामा आता है, और ये अटकामा डेजर्ट, और ये क्या है, पेंटागोनिया डेजर्ट है। अब हम आते हैं, अगर देखते हैं कि विश्व में सबसे, जैसे नॉन पोलर की बात करता है कि मतलब ध्रुवीय नहीं है, नॉन पोलर, सबसे बड़े मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल सहारा है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अरेबियन है, देखिए यहाँ पे, और सीरियान है, काराकुम है, कजलकुम है, ठीक है। तो ये सब अभी चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एशिया के मरुस्थल, एशिया में सबसे पहले हम लोग कॉन्टिनेंट में देखते हैं, तो सबसे पहला एशिया कॉन्टिनेंट लेकर के चलते हैं। यहाँ पे मरुस्थल है, विस्तार है, ठीक है। अब देखिए अरब, यहाँ पे देखिए, अब मैप में आप लोग देखिए, तो देखिए इंडिया से स्टार्ट कीजिए, तो इंडिया में क्या है, थार मरुस्थल है। फिर उसके ऊपर जाएंगे हम चाइना में, चाइना में तकला मकान है और गोबी है। मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या है, गोबी है, ठीक है। तो ये गोबी कोल्ड डेजर्ट है, टकला मकान ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ये ठंडे डेजर्ट है, ठीक है। मरुस्थल है, ठंडे मरुस्थल है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। फिर आता है कजिलकुम, और उसके बाद काराकुम। काराकुम कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में। कजिलकुम कहाँ है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में है, ठीक है। ये चीज है। और यहाँ पे जो है देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, दस्त ए मार्गो, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। दस्त ए मार्गो, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ये कहाँ पे स्थित है, ये चीज पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पे दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर कहाँ पे स्थित है, ईरान में स्थित है, दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर, ठीक है। और एक आता है हमारा दस्त ए मार्गो, वो भी है, दस्ते मार्गो, ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, लोकेशन पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। गोबी कहाँ पे है, मंगोलिया चाइना में है, और तकला मकान कहाँ पे है, चाइना में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान में है, ठीक है। किजिलकुम कहाँ पे है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। दस्ते मार्गो अफगानिस्तान में है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ पे है, ईरान में है। थार कहाँ पे है, भारत और पाकिस्तान में। नेजेव इजराइल में है, और जूडियन कहाँ पे है, इजराइल और वे वेस्ट बैंक में। अब देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गोबी और तकला मकान, ये कोल्ड डेजर्ट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये सारा आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट है ये ऑस्ट्रेलिया, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या पूछ लेता है, डायरेक्शन, पूरा लोकेशन पूछ लेता है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है स्थित, कि पूर्वी में है, कि उत्तरी में है, कि दक्षिणी में है। तो देखिए यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे स्थित है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट विक्टोरिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेट विक्टोरिया ये है, तो ये पश्चिमी में है, पश्चिमी दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया इसको माने, दक्षिणी भी आएगा तो सही है, पश्चिमी भी रहेगा तो सही है, ठीक है। ग्रेट सैंडी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रेट सैंडी जो है ये नॉर्थ में स्थित है, पश्चिमी पश्चिमी टाइप उत्तरी प्रांत में है, ठीक है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उत्तरी प्रांत बोलेंगे। गिब्सन ये मध्य में स्थित है, गिब्सन कहाँ पे स्थित है, तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर मतलब मध्य प्रांत में स्थित है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रांत में स्थित है। एक चीज याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। SGV याद कर लीजिए, ऐसे करके लिख करके भी याद कर सकते हैं, SG और B, वी है, सॉरी, SG और V, ये तीनों कहाँ पे है, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। और सिम्पसन, और मतलब जितने SS वाले हैं बस सैंडी को छोड़ दीजिएगा, तो SS वाले जो आएंगे वो हमारे कहाँ पे आएंगे, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिम्पसन है, तो ये उत्तरी प्रांत, मतलब इसको उत्तरी प्रांत, और क्वींसलैंड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन पोलर में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो है हमारा सहारा। लेकिन अगर हम उसमें देखेंगे, पोलर क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में देखेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कि अगर नॉन पोलर, नॉन मतलब कि अगर अध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है, अगर ध्रुवीय क्षेत्र की बात करते हैं हम तो अंटार्कटिका मरुस्थल सबसे बड़ा है, ठीक है। और आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ये यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे। अब देखिए ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अध्रुवीय क्षेत्र में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, सहारा ऑस्ट्रेलिया की किस तरफ है, तो ये क्या है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में है, सॉरी अफ्रीका में, तो नदर्न अफ्रीका में है। और फिर उसके बाद हम आते हैं नामीबिया में है, और कालाहारी कहाँ पे है, बोत्सवाना में है। तो कालाहारी कहाँ पे है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। नामीब कहाँ पे है, नामीबिया में है, पूछ लेता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी, नामीब। नूबियन सूडान और इरिट्रिया में स्थित है, ठीक है। और अल्जाफ ये माली और मॉरिशियाना में स्थित है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में स्थित है।
तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वही चीज यहाँ पे भी बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे मोजावे कहाँ पे स्थित है, यूएसए में स्थित है। सोनोरन यूएसए और मैक्सिको में स्थित है। तो सोनोरन कहाँ पे, देखिए सोनोरन ये है मैक्सिको और यूएसए में स्थित है। चिहू आहुआन ये कहाँ पे स्थित है, तो चिहू आहुआन जो है यो यूएसए और मैक्सिको, तो मैक्सिको और यूएसए में चिहू आहुआन है। सोनोरन भी मैक्सिको और यूएसए में है। और जो माजुव है ये कहाँ पे है, ये यूएसए में। ग्रेट बेसिन कहाँ पे है, ग्रेट बेसिन यूएसए में स्थित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे थॉमसन पठार, ये क्या है, पहली बात तो पठार है, तो पठार नहीं है, ये मरुस्थल है। ठीक है, ये कनाडा में स्थित है, तो ये याद कर लीजिए, ये कनाडा में स्थित है। सारे यूएसए और मैक्सिको में है ज्यादातर, लेकिन कनाडा में यहाँ पे थॉमसन पठार है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कुछ एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है। मरुभूमि यानी कि डेजर्ट होने की संभावना अधिक होती है कब, कितना डिग्री अक्षांश के पास, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास मरुभूमि होने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है संसार का। ठीक है, यहाँ पे है दस्त ए लूट, हम लोगों ने पढ़ा था दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, ये सब कहाँ पे है, तो ये सब ईरान में स्थित है। ठीक है, और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल अगर दक्षिण एशिया में बात करें तो थार मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, अब यहाँ पे पृथ्वी का सर्वाधिक जो शुष्क क्षेत्र है वो पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अटकामा मरुस्थल सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में है, अटकामा डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चाइना में गोबी जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। तकला मकान ये चाइना का, ये भी क्या है, हमारा कोल्ड डेजर्ट है। तुर्कमेनिस्तान काराकुम, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है काराकुम, ये क्या है, हमारे ठंडे जो मरुस्थल है वो है। और नॉर्थ चिली में हमारा क्या है, अटकामा। तो याद कीजिए गोबी, तकला मकान, काराकुम और अटकामा, ये क्या है, ये चारों ये कोल्ड डेजर्ट हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपीय द्वीपों के पश्चिम सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी पे पाए जाते हैं। दूसरा है भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा करता है, उत्तर पूर्वी पवन से अधिक वर्षा करता है। तो देखिए यहाँ पे उत्तर पूर्वी से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्थ ईस्ट दिया है, जबकि यहाँ पे हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी से नहीं होगा, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ वेस्टर्न से होता है, दक्षिण पश्चिम से होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो ये कहाँ पे कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो यहाँ पे देखिए बोत्सवाना और नामीबिया, ये दोनों में ला लीजिए, तो 1 और 2 में स्थित है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान है ये हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान यहाँ पे दिया गया है पूरा, कॉन्टिनेंट वाइज देख लेते हैं तो प्रेरी है घास का मैदान, और ये देखिए ग्रीनलैंड में डेनमार्क का ग्रीनलैंड, यहाँ पे टुंड्रा वनस्पति है। ठीक है, साउथ अमेरिका में हम जाते हैं तो सेल्वास है, लानोज है, और क्या है, कंपास है, पंपास है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जाते हैं अफ्रीका में तो साहेल है, वेल्ड है, और यहाँ पे हमारा सवाना है, सवाना है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इंडिया के नीचे श्रीलंका में आते हैं तो पटाना है। ठीक है, बुग्याल मर्ग है, और स्टेपी है एशिया में, हंगरी है हमारा यूरोप में, और उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया में हम आते हैं तो क्वींसलैंड है, और उसके बाद डाउन्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जैसे दो टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक तो पूछ लेता है कि किस मतलब ये जो घास का मैदान है ये किस टाइप का, उष्णकटिबंधीय है कि उपोष्णकटिबंधीय है, ऐसे पूछ लेता है। दूसरा पूछ लेता है कि जो घास का मैदान है ये किस एरिया में पाया जाता है, मतलब हंगरी का जो लोकेशन दे देगा, आपको पूछेगा कि कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, देश दे देगा या तो कॉन्टिनेंट दे देगा, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा से ही मतलब डिसाइड होता है कि कहाँ की जो घास के मैदान है वो उष्णकटिबंधीय है, कहाँ का उपोष्णकटिबंधीय है। तो देखिए मैप में समझिए आप लोग, देखिए यहाँ पे कर्क रेखा है और ये क्या है, मकर रेखा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा, दक्षिण में क्या है, मकर रेखा। अब देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको उष्ण कटिबंधीय बोलेंगे। ये क्या है, हमारे उष्ण कटिबंधीय हैं। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय हमारे घास के मैदान हैं, जैसे लानोस, सेल्वास, साहेल, कंपास, पटाना, सवाना, क्वींसलैंड, ये क्या है, कैंटरबरी,
ये हमारे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और जो फिर बचे उसके अंतर मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के अंदर नहीं आते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे उपोष्णकटिबंधीय यानी टेम्परेट यानी कि ठंडा। ठीक है, तो पंपास, वेल्ड, डाउन्स, और ऊपर जाइए तो प्रेयरीज, टुंडा वनस्पति, हगरी, और उसके बाद स्टेपी आता है, बुग्याल, मर्ग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। तो ये सब जो टाइप हैं ये किस टाइप के हैं, ये उपोष्णकटिबंधीय हैं। इसको डिटेल में चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं ये चीज बताया जा रहा है, तो ये बेसिक सा है, ये प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। ये याद कर लीजिए घास के मैदानों के प्रकार। घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, जिसको उपोष्णकटिबंधीय भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जैसा कि मैंने अभी इस मैप में आप लोगों को समझाया, फिर भी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के समीप कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में अवस्थित होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों और मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ की जो जल, अब देखिए यहाँ पे घास के मैदान, देखिए उत्तरी अफ्रीका में बात करें तो सवाना है, कैंपस है, लानोस है, ये क्या है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, मैप में आप लोग याद कीजिए, जल्दी याद हो जाता है। शीतोष्ण घास के मैदान, देखिए शीतोष्ण घास के मैदान जो कि कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य में नहीं स्थित होंगे, उसको शीतोष्ण घास के मैदान कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण में दे दिया हुआ है पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी और डाउन्स, ये क्या है, ये सारे जो घास के मैदान है शीतोष्ण घास के मैदान दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे दे दिया है, कभी कभी क्षेत्र पूछ लेता है कि घास के मैदान किस क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, देश का नाम आपसे पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो देखिए घास के मैदान स्टेपी, स्टेपी कहाँ पे है, तो यूरोप और उत्तरी एशिया में स्टेपी पाया जाता है, घास का मैदान है। पुस्ताज ये हंगरी में पाया जाता है, और प्रेयरीज हमारा कहाँ है, यूएसए में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और पंपास कहाँ पे, अर्जेंटीना में है। वेल्ड कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, सवाना अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में है। और उसके बाद आता है हमारा टैगा, टैगा यूरोप और एशिया में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए कुछ कुछ तो याद ही कर लीजिए, जैसे डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, वेल्ड्स है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। पंपाज अर्जेंटीना में, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। सवाना अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिससे हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ है। तो देखिए घास के मैदान दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, तो यहाँ पे मिलाइए आप किस देश में कौन से घास, उसको कुछ नहीं आता तो डाउन्स मिलाइए। डाउन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो डी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डी का 1 बस एक ही ऑप्शन में दिया है और सारे पे नहीं दिया है। फिर भी हम देख लेते हैं। और तो पंपास हमारा कहाँ पे है, अर्जेंटीना में स्थित है। पुस्तैज हमारा कहाँ पे स्थित है, तो पुस्तैज हमारा कहाँ पे है, हंगरी में स्थित है। ठीक है, पुस्तैज कहाँ पे है, हंगरी में स्थित है। और वेल्ड कहाँ पे है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया हुआ है, प्राकृतिक प्रदेश में किसे बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, तो नहीं, ये कर्क रेखा मकर रेखा के बीच में नहीं आता है, ये नीचे आता है। तो क्या होगा, ये उपोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होगा, यानी कि यही हमारा गलत हो जाता है। स्टेपी जो है वो सही है, शीतोष्ण है घास का मैदान, सेल्वा उष्णकटिबंधीय है, टैगा शीतोष्णकटिबंधीय है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे है विश्व की प्रमुख झीलें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे विश्व की प्रमुख झीलें दिया हुआ है। अगर कॉन्टिनेंट वाइज आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए कॉन्टिनेंट वाइज यहाँ पे दिया है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं कॉन्टिनेंट पे, तो यहाँ पे देखिए ग्रेट वेयर, ये बहुत पूछता है, ये बहुत बार पूछता है, इसको अरेंज करने को आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ग्रेट स्लेव है, रेनडियर है, विनीपेग है, सुपीरियर है और मिशिगन है। ठीक है, और इरी आता है, ओंटेरियो और यूरोन, ये कहाँ पे स्थित है, कौन, ये नॉर्थ अमेरिका की झीलें हैं। ठीक है, साउथ अमेरिका में अगर हम आते हैं तो टिकटिका है, रेड लैगून है और मरचिकेटा है, ये भी पूछ लेता है। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये साउथ अमेरिका में स्थित है। अगर हम अफ्रीका में आते हैं तो यहाँ पे क्या है, डेड सी है, चाड है, टंगानिका है, उर्मिया है, विक्टोरिया है और न्यासा है, ये क्या है, हमारा साउथ अमेरिका में स्थित है। फिर हम आते हैं यहाँ पे यूरोप और एशिया के बीच में लदोगा है और ओनेगा है। ठीक है, ओनेगा एशिया में है।
साइमा है यूरोप में स्थित है। अगर एशिया में आते हैं तो बैकाल झील है, ठीक है, बलखास है, अरल सागर है, कैस्पियन सागर है। देखिए सागर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब झीलें हैं, ठीक है। काला सागर है, ये झील है। उर्बिया है, और उसके बाद फाइव फ्लावर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। और आयर और फ्रोप, ये ऑस्ट्रेलिया का तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। इसका लोकेशन पूछ लेता है कि आयर झील, अभी पूछा था एग्जाम में, जो एग्जाम हुआ था आर का, आयर झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया की किस तरफ है, तो ये क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आयर झील पाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे बैकाल जो लेक है ये एशिया में पाया जाता है। इसका लोकेशन अगर देखें तो रूस में स्थित है, ये साइबेरिया और रूस में स्थित है। ये सबसे गहरी झील है, बैकाल लेक सबसे गहरी झील है। देखिए ये है लेक बैकाल, ये क्रिसेंट आकार में है, यानी अर्धचंद्राकार आकार में है। ये एशिया में स्थित है। कॉन्टिनेंट अगर पूछेगा तो एशिया है, देश है तो रूस है, और सबसे गहरी झील है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यही चीज इसमें 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है, इसी को बस याद कीजिए। अर्धचंद्राकार है तो और सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। यूनेस्को ने 1996 में बैकाल झील को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा तंगानिका झील। ये कहाँ पे स्थित है, कॉन्टिनेंट अगर पूछेगा तो ये साउथ अमेरिका में स्थित है टंगानिका झील। देखिए ये है टंगानिका झील, साउथ अमेरिका में स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी झील है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दुनिया की सबसे लंबी झील कौन सी है, तंगानिका झील है, ठीक है। और कितने 660 किलोमीटर ये लंबा है। और ये देखिए मात्रा के हिसाब से अगर देखें, आयतन के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा ये झील है। और बैकाल के बाद दुनिया का दूसरी सबसे गहरी झील यही झील है। और सबसे जो विश्व की दूसरी ऊंची और निचली झील भी इसी को कहते हैं। इतना मत देखिए, सबसे ऊंची झील जो है ये याद कर लीजिए, सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ओजस डेल सेलाडो, ये सबसे ऊंची झील है, ओजस डेल सेलाडो। और सबसे जो लंबी झील है इसको याद कर लीजिए, सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ये तंगानिका है। बस इसमें 2 चीज याद कीजिए, सबसे लंबी झील तंगानिका, सबसे ऊंची झील ओजस डेल सेलाडो, बस और कुछ इसमें याद मत कीजिए, ठीक है। और ये सब हाँ ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, नौगम्य झील। नौगम्य यानी जो नई बनी हुई, जो सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से नौगम्य बनी हुई झील टिकटिका झील है। ये भी कहाँ पे है हमारा, तो पेरू में स्थित है, ठीक है। पेरू और बोलिविया, टिकटिका यहाँ पे आएगा, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो यही इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। पहला क्या है, दुनिया की सबसे लंबी झील तंगानिका है। दुनिया की सबसे ऊंची झील ओजस डेल सेलाडो है। दुनिया की सबसे ऊंची व्यावसायिक रूप से बनी नौगम्य झील टिकटिका झील है। टिकटिका झील का लोकेशन याद कर लीजिए, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे दे दिया है महाद्वीप के अनुसार सबसे बड़ी झीलें, ये याद कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज पूछ लेता है कि इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी झील कौन सी है, इस कॉन्टिनेंट में कौन सी सबसे बड़ी झील है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी झील है लेक आयन। इसका लोकेशन भी, इसको नमक झील भी कहते हैं। इसका लोकेशन अगर हम लोगों ने देखा होगा, मतलब अभी मैंने दिखाया था, यहाँ पे देखिए आप लोग, तो ये है, देखिए लेक आयर, ये है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो ये कहाँ पे, पूर्वी साइड में स्थित है। तो ये भी साथ साथ याद करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। तो इसको नमक झील भी कहते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विक्टोरिया झील जो है वो सबसे बड़ी झील है, मतलब इस यहाँ पे दिया है आयतन, मतलब सबसे बड़ी झील है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। पृथ्वी की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये विक्टोरिया झील। अफ्रीका के महाझीलों में से ये एक है, ठीक है, विक्टोरिया झील। और अंटार्कटिका झील, लेक वेस्टोक यहाँ पे है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का लेक वेस्टोक, ये सबसे बड़ी झील है। एशिया का सबसे बड़ी, जो एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा झील कौन सा है, बैकाल लेक जो है वो है, जो क्रिसेंट वाला में, मतलब क्रिसेंट आकार में है, और ये रूस में स्थित है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। यूरोप में सबसे बड़ी झील लगोदा झील है। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक सुपीरियर है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील है टिकटिका, ठीक है, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 1-2 बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट लेक्स, यही जो मैं बात कर रही थी कि अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लाइन से दिया था, देखिए यहाँ पे जो ये दिया था लाइन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये अरेंज करने को आ जाता है, और सबसे बड़ी से छोटी या पूर्व से पश्चिम ऐसे करके अरेंज करने को आ जाता है। तो उत्तरी अमेरिका की महान झीलें आपस में जुड़ी मीठे जो पानी की जो झीलें हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से अटलांटिक माध्यम में ये जाकर के, मतलब अटलांटिक महासागर में जाकर के ये गिरती हैं। तो एक चीज इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए, ग्रेट जो लेक है उसमें कौन कौन सी लेक आती है, तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक यहाँ पे ह्यूरॉन, और यहाँ पे आ जाता है लेक ओंटेरियो और लेक
फायर एरी, ये आ जाते हैं चारों पांचों जो लेक हैं। अब देखिए ये क्या है, ये ग्रेट स्लेव इनको कहते हैं, ठीक है, इनको ग्रेट लेक्स भी कहते हैं, और ये मीठे पानी की झीलें हैं। सेंट लॉरेंस सीवे के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर में जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे है सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो। अब यहाँ पे ये क्या है, पश्चिम से पूर्व, अगर आपको मैच करना होगा पश्चिम से पूर्व जाएंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पश्चिम में सबसे पहला क्या है, सुपीरियर है, पहला क्या है नंबर पे सुपीरियर है, फिर उसके बाद आता है दूसरा नंबर पे मिशिगन आएगा, तीसरा नंबर पे ह्यूरॉन आएगा, चौथे नंबर पे एरी आएगा, और पांचवे पे आएगा ओंटेरियो। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो। अब अगर हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, तो सुपीरियर सबसे बड़ी है, ह्यूरॉन सेकंड नंबर पे, मिशिगन थर्ड नंबर पे, एरी और ओंटेरियो। बड़े से छोटे क्रम में जाएंगे तो सुपीरियर सबसे बड़ी है। अगर पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो सबसे जो पश्चिम में है मिशिगन है, फिर सुपीरियर है, ठीक है, ह्यूरॉन है, एरी है और ओंटेरियो है, ठीक है, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटेरियो। अगर हम यहाँ पे जाएंगे पश्चिम से पूर्व, ये है सुपीरियर, और यहाँ पे सुपीरियर हो जाएगा, फिर उसके बाद ह्यूरॉन, मिशिगन, एरी और ओंटारियो, ये क्या है, ये हमारा बड़े से छोटे क्रम में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए सुपीरियर झील का जो क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी महाद्वीपीय झील है सुपीरियर झील, ये याद कर लीजिए। और मिशिगन झील को ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसी झील है जो कि पूरी तरीके से एक ही देश में स्थित है, मिशिगन झील, ठीक है, तो ये चीज याद कर लीजिए, ये यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेड सी के बारे में है। देखिए यहाँ पे नमक सागर भी इसको कहा जाता है, और ये कहाँ पे, फिलिस्तीन और इजराइल की सीमा पर लगती है, यानी कि पृथ्वी की भूमि पर सबसे कम ऊंचाई पर स्थित अगर कोई सागर झील है तो वो मृत सागर स्थित है, मतलब डेड सी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अराल सागर या अरल सागर, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में स्थित है अरल सागर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बस इतना लोकेशन याद कर लीजिए, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अफ्रीका की महान झीलें हैं, ये भी देखिए, तंगानिका अफ्रीका की झील है, तंगानिका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और आयतन की सबसे दुनिया की सबसे गहरी झील है तंगानिका, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे दिया गया है सतह क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ह्यूरॉन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, मतलब उत्तरी अमेरिका की झील है। मतलब ये क्या है भाई, ये दिया है हमारा, अरेंज करने को दे देगा कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम देखें तो सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, फिर क्या है, विक्टोरिया है, फिर ह्यूरॉन है, फिर मिशिगन है, यानी कि सुपीरियर, विक्टोरिया, ह्यूरॉन और मिशिगन। अगर हम आयतन के हिसाब से देखते हैं तो बैकाल सबसे बड़ी है, फिर तंगानिका है अफ्रीका में स्थित है, फिर सुपीरियर है उत्तरी अमेरिका में। विश्व की सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो बैकाल लेक सबसे गहरी झील है, तंगानिका सेकंड नंबर पे है, इसको मत स्किप कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे पूछता है। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल वाइज याद कर लीजिएगा, एरिया वाइज अगर तो सुपीरियर सबसे बड़ी, विक्टोरिया अफ्रीका में, फिर ह्यूरॉन और मिशिगन। आयतन के हिसाब से याद करेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से तो बैकाल सबसे पहले नंबर पे है, तंगानिका दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे सुपीरियर है। अगर सबसे गहरी झील की बात करेंगे तो बैकाल है सबसे गहरी झील, और तंगानिका है सबसे गहरी नंबर पे, दूसरी मतलब नंबर पे है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे दे दिया है, ये क्या है, कभी कभी दे देता है कि एग्जाम में पूछता है, झील दे देता है और आपको देश दे देगा, पूछेगा कि मैच करना होगा, उसको मैच करना होता है, ठीक है। तो कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ईरान, अजरबैजान यहाँ पे स्थित है, तो ये चीज है। तो कैस्पियन सागर जो है इसका पूछ लेता है कि ये कितने देशों से सीमा साझा करती है, तो 5 देशों से सीमा साझा करती है, 1 2 3 4 5। इसको आप लोग याद कर सकते हैं, तारीख याद कर सकते हैं। देखिए तारीख, जैसे अगर ट्रिक बनाइए तो तारीख से याद कीजिए, तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अजरबैजान, फिर आर फॉर क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, आई फॉर क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, और क फॉर क्या हो जाएगा, कजाकिस्तान। तो तारीख से याद कर लीजिए आप लोग, तो टी फॉर क्या हो जाएगा, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, अ से अजरबैजान, आर से रूस हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा, और क से कजाकिस्तान। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश सीमा साझा करते, तो 5 देश सीमा साझा करते हैं, ये याद कर लीजिए। दूसरा आपको सीधे सीधे पूछ लेता है ये कौन सा सीमा साझा करता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए से सीमा साझा करता है, ह्यूरॉन कनाडा और यूएसए से, इरी जो है वो कहाँ से, कनाडा और यूएसए से, ओंटेरियो यूएसए से। बस देखिए ये सारो ये तो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, क्यों, क्योंकि ये कनाडा से नहीं, ये एकमात्र ऐसी झील है जो कि बस एक ही देश में स्थित है। कौन सी झील है ये,
यूएसए में है मिशिगन झील, ठीक है। और ग्रेट स्लेव, ग्रेट वियर, रेनडियर, विनीपेग और मानिटोबा, ये क्या है, विनीपेगोसिस, ये कनाडा में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बलखास झील कजाकिस्तान में है, अरल सागर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, विक्टोरिया युगांडा, केन्या और तंजानिया। अब देखिए इसको आप ट्रिक बना सकते हैं, यूकेटी याद कर लीजिए, यूकेटी करके देखिए, यूके, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूके टी, ऐसे करके 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। यूके टी यानी कि देखिए विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया के बीच सीमा साझा करता है। ये विक्टोरिया झील है, अब युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है, ये चीज है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, विक्टोरिया झील। तंगानिका ये है बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो तंगानिका भी इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीका में स्थित है, कॉन्टिनेंट अगर देखें तो बुरुंडी है और तंजानिया है, जाम्बिया, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वही है, तो यहाँ पे है, इसको याद कर लीजिएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आप लोग को आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखिए बलखास यहाँ पे पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बलखास जो है वो क्या कजाकिस्तान में स्थित है, तो हाँ ये करेक्ट है। टिकटिका बोलिविया में स्थित है, यहाँ पे पूछा है टिकटिका, बोलिविया, पेरू, ठीक है। इरी यूएसए और कनाडा, ये भी ठीक है। बैकाल यूक्रेन में नहीं है, बैकाल कहाँ पे है, ये रूस में स्थित है, ठीक है। तो बैकाल लेक जो कहाँ पे स्थित है, रूस में स्थित है, तो वहां पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। अब यहाँ पे देखिए बलकास जो झील है वो पूछा है कि किन देशों से में स्थित है, तो रूस में स्थित है। और यहाँ पे पूछा है किसमें ये बलकास है ना, बलकास झील किन देशों में स्थित है, तो बलकास झील जो है वो कजाकिस्तान में स्थित है। ये बाल्कस झील है, तो ये कहाँ पे स्थित है, बैकाल नहीं दिया है, बैकाल रूस में है, ये बाल्कस है, बाल्कस कहाँ पे है, कजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जल प्रपात जो है वो कहाँ पे किन दो झीलों के बीच में स्थित है, तो ये जो नियाग्रा वाटरफॉल है इसको पूछा है किन दो झीलों के बीच में स्थित है, नियाग्रा वाटरफॉल। तो ये है ओंटारियो और इरी झील, ओंटारियो और इरी जो है ये यूएसए और कनाडा में स्थित है, यूएसए और कनाडा में स्थित है ये, ठीक है, यूएसए और कनाडा में स्थित है दोनों, ओंटारियो और इरी झील। तो इरी और यहाँ पे कौन सा वाटरफॉल के बीच स्थित है ये दोनों झील, तो ये नियाग्रा वाटरफॉल के बीच स्थित है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं महासागर के बारे में, देख लेते हैं विश्व के महासागर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैप में अगर देखिए तो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी महासागर है, कौन सा सबसे छोटा है, ये पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, और कितने हैं पूरे ये भी पूछ लेता है। देखिए महासागर यहाँ पे लिया है, ग्रीक शब्द में इसको ओशनस से लिया गया है, उसी से बना है ओशियन शब्द, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रमुख महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक को अटलांटिक ओशियन, हिंद को इंडियन ओशियन, दक्षिणी महासागर को क्या सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन भी कहते हैं, इसको आर्कटिक महासागर को आर्कटिक ओशियन कहते हैं। अगर आप देखें कि सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, तो ये चीज याद कीजिए, देखिए यहाँ पे प्रशांत नहीं, इसको गहरा के उसमें याद करना है, पूछ लेता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कुछ कुछ जो इस पे इंपॉर्टेंट है वही हम लोग पढ़ेंगे, तो एक एक हम लोग महासागर ले लेते हैं। प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र प्रशांत महासागर में बनता है, ठीक है। यहाँ पे ज्वालामुखी भूकंप बहुत आते हैं, इसी को इस क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहते हैं। किस कॉन्टिनेंट में, किस महासागर में बन रहा है, ओशियन में, तो ये रिंग ऑफ फायर कहाँ बनेगा, प्रशांत महासागर में बनेगा। विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, एरिया में ही पाए जाते हैं। अब देखिए प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है उसको मेरियाना ट्रेंच या मेरियाना गर्त कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जो दे देता है, जैसे दे देगा आपको महासागर और गहरा स्थान दे देगा, प्रशांत महासागर दे देगा, अटलांटिक महासागर दे देगा, हिंद महासागर दे देगा, सुंडागर दे देगा, मेरियाना दे देगा, तो आपको मैच करना होता है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है वो मेरियाना ट्रेंच यानी कि मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय जो स्थान है वो मेरियाना खाई, इसे ही कहते हैं, इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। बस इतना ही इसमें ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, कोरल रीफ इंपॉर्टेंट है। कोरल रीफ यानी कि समुद्र के भीतर इससे जीवों द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनी होती है कोरल रीफ, ठीक है। इसको मूंगे की चट्टान भी कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की मछलियां और जो सख्त मूंगे होते हैं, सार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। कोरल रीफ का निर्माण
प्राय कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कोरल रीफ का निर्माण कहाँ पे होता है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, जहां पे उष्णकटिबंधीय तापमान होंगे वहीं पे जो है कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो ये इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको याद कर लीजिएगा। पहला, प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर क्षेत्र बनता है। दूसरा, यहाँ पे 75% से अधिक ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं इसी क्षेत्र में। तीसरा जो है, प्रशांत महासागर का सबसे जो गहरा ट्रेंच है यानी कि सबसे गहरा गर्त है वो मेरियाना गर्त है। चौथा जो है, कोरल रीफ क्या होता है, तो कोरल रीफ कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत होती है जिसमें कई प्रकार की मछलियां, सख्त मूंगे, सार्क और ये सब कछुए, समुद्री स्तनधारी पाए जाते हैं। और कोरल रीफ कहाँ पे निर्माण, कोरल रीफ का ज्यादातर कहाँ पे होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अटलांटिक महासागर। अब देखिए यहाँ पे मैप में आप लोग देखें तो ये हमारा क्या है, प्रशांत महासागर है, ये आप लोगों ने पढ़ा पूरा, ठीक है। रिंग ऑफ फायर यहाँ पे बनता है, ठीक है। और दक्षिणी प्रशांत महासागर में अब हम पढ़ते हैं अटलांटिक महासागर। अब देखिए अगर अटलांटिक महासागर आप लोग समझिए तो देखिए यहाँ पे कॉन्टिनेंट भी याद करते चलिए। तो ये क्या है, अफ्रीका है, ये क्या है, यूरोप है। इधर में आते हैं हम लोग तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप, और इधर में आएंगे हम तो पूर्वी नॉर्थ अमेरिका और पूर्वी साउथ अमेरिका के बीच में हमारा क्या स्थित है, अटलांटिक महासागर स्थित है। ऐसे भी मैप में करके आप लोग याद कीजिए तो याद हो जाता है, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बर्मुडा ट्रायंगल जो है वो उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है, ये पूछ लेता है। ये बहुत खतरनाक, मतलब यहाँ पे हवाएं चलती हैं, इस प्रकार यहाँ पे कई जहाज जो है वो क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलते। हवाई जहाज और जहाज जो है वो गायब हो जाएंगे, मतलब लापता हो जाते हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बर्मुडा ट्रायंगल का लोकेशन पूछ लेता है एग्जाम में, अटलांटिक महासागर में बर्मुडा ट्रायंगल स्थित है, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इसे अंधकार महासागर के नाम से भी जाना जाता है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा गर्त है वो प्यूर्टो रिको गर्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था प्रशांत में मेरियाना गर्त, यहाँ पे अटलांटिक में देखेंगे तो प्यूर्टो रिको गर्त है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, बर्मुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और इसका जो सबसे गहरा स्थान है उसको प्यूर्टो रिको गर्त भी कहा जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सॉरी, देखिए सार्गेसो सागर के चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसके कोई तट नहीं। अब यहाँ पे देखिए इस महासागर के उत्तरी ओर शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, उसको क्या कहते हैं, उसको सार्गेसो सागर कहा जाता है या सारसी सागर कहा जाता है। तो अटलांटिक ये पूछ लेता है सीधे सीधे कि जो सार्गेसो सागर है वो किस महासागर में स्थित है, तो वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। जो सार्गेसो सागर है उसके चारों ओर समुद्र से मतलब वो घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है। तो सार्गेसो सागर का कोई तट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि सार्गेसो सागर अटलांटिक महासागर में है, ये समुद्र में स्थित है, इसलिए इसका कोई तट नहीं है, ठीक है। ये बहुत प्रसिद्ध वनस्पतियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट देख लेते हैं, हिंद महासागर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है सबसे गहरा पॉइंट जो है वो याद कर लेते हैं हम लोग। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, हिंद महासागर है। और ये दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वही लोकेशन बता दिया। देखिए जैसे यहाँ पे मैप में आप लोग देखेंगे ये हिंद महासागर है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्वी अफ्रीका में आएगा, और यहाँ पे दक्षिणी एशिया में आएगा, इधर में ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में हिंद महासागर स्थित है, ये चीज है, ठीक है। और इसका जो सबसे पुराना सबसे गहरा गर्त है उसको सुंडा गर्त कहते हैं। तो हिंद महासागर का जो है वो क्या है, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त क्या है, मेरियाना गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्टो रिको गर्त पढ़ा था। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है, ठीक है। इसको पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था, तो ये इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, सुंडा गर्त सबसे गहरा है। फिर आता है आर्कटिक महासागर, दुनिया का सबसे छोटा आर्कटिक मतलब जो सागर है वो क्या है, आर्कटिक महासागर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, महासागर जो कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तो ये इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करने को आ जाता है, और गहराई की दृष्टि से आ जाता है, और यहाँ पे बताया गया है कैरेबियन सागर के बारे में। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा महासागर है वो क्या है, हमारा सबसे बड़ा महासागर क्या है, ये प्रशांत महासागर स्थित है, ठीक है।
फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर स्थित है। फिर आ जाते हैं हम, सॉरी, एक मिनट, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर आता है। तो यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। गहराई की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, गहरा है, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर है। ठीक है। कैरेबियन सागर, ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा एक सागर है जिसकी गहराई इतनी, विश्व का सबसे गहरा जो सागर है वो क्या है, कैरेबियन सागर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है और क्या है हमारा गहराई की दृष्टि से, ये दोनों सेम है। जैसे देखिए अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से याद कर लीजिएगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और क्या है हमारा हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो वैसे ही आप गहराई की दृष्टि से देखेंगे तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आएगा हमारा हिंद महासागर आएगा, और फिर उसके बाद आता है हमारा आर्कटिक महासागर आएगा। ठीक है। और जो कैरिबियन सागर है वो क्या है, वो अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये विश्व का सबसे गहरा सागर है। तो सब विश्व का सबसे गहरा सागर क्या स्थित क्या है, तो वो कैरिबियन सागर स्थित है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट में लेकर के आऊंगी इसका पार्ट 2, 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट में लेकर आऊंगी, आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा यही, वो तो सागर है हमारा, प्रमुख सागर यहाँ पे दिया हुआ है, महासागर हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग सागर पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भूमध्य सागर के बारे में पढ़ लेंगे, उससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरा खनिज संसाधन के बारे में भी देख लेंगे। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास जल्दी ही लेकर के आऊंगी। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।